एबीसी का औसत भार 40 केजी है, 40 केजी। औसत एवरेज का मतलब क्या होता है कि तीनों का जो वेट रहा होगा उनको जोड़ा गया होगा, 3 से डिवाइड किया गया होगा। तो अगर हमें उनका कुल निकालना हो, यानी एबीसी का कुल कितना रहा होगा, तो 40 में 40 इंटू 3 कर देंगे तो कितना आ गया, 120 केजी, ये निकाल लिया। फिर उसने कहा बीडीई, बी प्लस डी प्लस ई का एवरेज है 42, तो टोटल कितना हो जाएगा इनका, 126। फिर वहीं पे कहता है एफ और बी का भार समान है, और लास्ट में आपसे पूछता है ए बी सी डी ई एफ का एवरेज क्या होगा। तो इनका एवरेज निकालने के, अगर इनका हमें टोटल पता चल जाए और हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, एकदम आसान है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये मेरा नहीं है। कैसे हल किया जाता है ये देखिए। अब यहां पर बी यहां भी है, बी यहां भी है, बी 2 बार है, पर उसने कहा बी और एफ दोनों सेम है, तो इस बी की जगह एफ लिख सकते हैं। जब दोनों का वेट सेम है तो बी की जगह एफ लिख सकते हैं। तो यहां हो जाएगा एफ प्लस डी प्लस ई, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डी ई एफ। ये कितना है, 126। एक तरह से यूपीएससी ने थोड़ा सा धोखा दिया था, चीटिंग की, है ना। चीटिंग क्या मतलब, थोड़ा सा धोखा दिया, जो नहीं समझ पाएगा वो नहीं कर पाएगा। अब हमें क्या करना है, ए बी सी का टोटल और डी ई एफ का टोटल। इसका टोटल है 120 और इसका टोटल है 126। 6 कितना आ गया, 41 केजी, और ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा। अब अगला देखो, ये उससे भी आसान है। कैसे, एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। ये तीनों छात्र समान आयु के हों और शिक्षक को प्रत्येक छात्र के आयु का अंतर 20 वर्ष हो, तो शिक्षक की आयु क्या होगी। पहली बात, टोटल है 4, है ना। एक शिक्षक और 3 छात्र, इनकी आयु, औसत आयु कितनी है 20, तो इनका कुल कितना होगा, आराम से निकाल लो। तो कुल इनका होगा 80, और ये जो टोटल 80 है इसमें टीचर भी है और तीनों विद्यार्थी भी हैं। अब देखो ऑप्शन से करेंगे इसको, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे, जो मैथमेटिशियन है वो लगाएं, मैं एकदम ऑप्शन से करूंगा। जो 3 कैंडिडेट स्टूडेंट्स हैं उन सब की आयु इक्वल है, यानी बराबर बराबर है, और टीचर जो है उनसे प्रत्येक से 20 वर्ष ज्यादा है, लेकिन सबका टोटल कितना होना चाहिए 80। तो कह रहा है शिक्षक और प्रत्येक छात्र, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी। तो मान लिया कि शिक्षक की आयु 25 वर्ष है, तो अगर 80 में से हम 25 माइनस करेंगे तो 55 आएगा, और ये 3 इक्वल एज में यानी कंप्लीट नंबर में डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये हो नहीं सकता। अगर हम 30 लेते हैं कि टीचर की 30 है, तो स्टूडेंट की कितनी हो जाएगी 50, और इसमें 50 में 3 स्टूडेंट होंगे, तो 50 भी में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। हमने लिया 35, 80 में से 35 माइनस किया तो कितना आ गया 45। अब ये बड़े आराम से हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी प्रत्येक स्टूडेंट की एज क्या है 15-15 वर्ष, और टीचर की आयु क्या है 35। यानी आपको कुछ ना आए तो आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हो। ओके, ठीक है बच्चा। वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट। एक ये प्रश्न है, थोड़ी सी आप कोशिश करो।
अब देखो बेटा, अब कह रहा है कि इनके प्लेस पे कौन सा नंबर रखें, है ना। कह रहा है प्रत्यय में किस अंक को दर्शाता है, यानी जो 100 है ना, ये इन पे जो नंबर रखेंगे वो नंबर यहां आना चाहिए। अब ये यूपीएससी ने पूछा था, यूपीएससी के सारे क्वेश्चन है, याद रखना, प्रैक्टिस सीट नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर है। और मैं आपको ये बता रहा हूं, इसके लिए आपको किसी आर्यभट्ट से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। इधर देखिए, हमने 2 उठाया, 2 2 4, यहां भी आएगा 2, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, जबकि यहां भी 2 आना चाहिए, इसका मतलब 2 नहीं हो सकता। 3 लेंगे, 3 3 6 9, और ये कितना हो जाएगा 10, 3 नहीं आएगा। अब अगर हम 4 लगे, 4 3 आएगा। फाइव के बगल में भी एक सर्कल है, मैं जनरली अपनी क्लास में कहता हूं बेटा, जो टाइपिस्ट होता है ना, ये कभी भी चमत्कार कर सकते हैं। कई बार तो जो स्टेट के एग्जाम होते हैं ना, वहां भी जो पेपर सेट करते हैं वो भी टाइपिस्ट चमत्कार कर देते हैं। तो टाइपिस्ट के चमत्कार के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप क्लास में देख सकते हैं। चलिए ऐड करते हैं, 2 4, 2 नहीं होगा, 3 होगा। ये देखिए 3 3 3, यहां 3 3 कर दीजिए, यहां 3 1। अब देखिए फाइंड करो, थ्री कैन सेटिस्फाई दिस। देखो इकाई अंक जोड़ोगे ना, 3 3 6 3 9 3 12 1 13 आ जाएगा ना। और कोई भी रखोगे, 2 2 4 2 6 2 8, एक यहां 9 हो जाएगा। 4 रखोगे, 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16 1 17 होगा। 5 रखोगे तो 5 5 10 5 1 15 5 चौक 20 1 21 होगा। तो ओनली 3 इज द राइट आंसर। यानी ऐसा प्रश्न आए तो आप इनको सिर्फ ऑप्शन से कर सकते हो। एक पुस्तिका जिसके पन्ने सामान्य रूप से, ठीक है, पहले पन्ने की संख्या 1 से प्रारंभ करते हुए अंकित किया है। पुस्तिका से एक पन्ना फाड़ लिया गया, बीच में से निकाल लिया गया है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। और बचे हुए पन्नों पे अंकित पृष्ठों की संख्याओं का योग 195 है, तो फटे हुए पन्नों में कौन सी संख्या होगी? बिल्कुल घबराना नहीं। ये देखिए पेज नंबर 1 से शुरू हुई होगी बुक, ऐसे ऐड करते करते ये टोटल कितना आया है 195। अब यहां हमें थोड़ा सा चांस लेना होगा, दिमाग लगाना होगा कि अगर बुक जो है 20 मतलब 20 पन्ने हो, यानी 1 से लेके 20 तक अंकित हो, तो 1 से 20 तक का अगर हम जोड़ेंगे तो होता है 210, है ना। और इसमें कितना दे रहा है 195। अगर हम 1 से 19 तक जोड़ें तो हुआ 190। अगर पेज, इसका फार्मूला मैं कैसे जोड़ना हूं, फार्मूला जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई संख्या क्रम से जोड़ेंगे तो वो संख्या
इंटू अगले आगे वाली संख्या लेके ऑब्लिक 2 कर दिया, यानी n इंटू n प्लस 1 ऑब्लिक 2। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते जोड़ के आप देख सकते हैं। अब ये कितना है 195। अगर 20 पेज के होते तो 210 आता टोटल, 19 पेज का होता तो 190 आता, लेकिन वह 195। इसका मतलब 190 से ज्यादा ही है। 190 से ज्यादा क्या होगा 210 होना क्या चाहिए 210। 20 से एक पन्ना फाड़ लिया गया है, और जो पन्ना फाड़ा गया होगा बच्चा उसमें इधर और इधर दोनों साइड पे नंबरिंग रही होगी। तो हम क्या करेंगे 210 में से 195 घटा देंगे, तो कितना आ गया 15। तो पेज क्या रहा होगा 7 और 8, यानी एक तरफ 7 रहा होगा एक तरफ 8, तो 8 7 15। अब देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3 4 5 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 2 शेष बचता है। अब जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम और महत्तम, वो उनको लगेगा ये लघुत्तम महत्तम है। आपको लघुत्तम महत्तम करने की जरूरत ही नहीं, आपको तो सिर्फ ये इस्तेमाल करना है दिमाग। अब दिमाग क्या कहता है, मान लो कि आपको लघुत्तम महत्तम नहीं आता, जो प्रश्न कह रहा है वही करो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3 4 5 6 से विभाजित करने पे 2 शेष आएगा। तो हम केवल 3 को ही ट्राई कर ले, है ना। बहुत संघर्ष करने से अच्छा है हम सीधा 3 को ट्राई कर ले, ठीक है। इसको 3 से भाग दोगे एक शेष आया, यानी ये हो नहीं सकता। इसको भाग दो, ये 2 शेष आ गया। लेकिन हमें ये देखना है क्या अन्य में भी 2 शेष आ सकता है। हो सकता है 3 से भाग देने में 2 में शेष आ रहा हो, फिर 5 6 भी देखना पड़ेगा। अब 11 22 देखो, आपको कुछ नहीं करना, केवल एक संख्या फोकस करो। ये पूरा विभाजित हो गया। अब एक और चेक कर लो, ये उनके लिए जिन्हें कुछ ना आता हो, ये मैं उन्हीं का जुगाड़ कर रहा हूं जो महान लोग हैं। यानी 3 से भाग देने में केवल ऑप्शन बी है जिसमें शेष 2 आएगा, और किसी में 2 आ ही नहीं रहा, है ना। और मान लेते हैं इन फ्यूचर यूपीसी कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे कि 3 से विभाजित करने पे 2 ऑप्शन ऐसे हों जिसमें 2 आंसर आ रहा हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिर आप 5 और 6 से नहीं, फिर उसको 4 से विभाजित करके देख लो, है ना। यही तो बुद्धिमानी। 3 एक विषम संख्या है तो 4 एक सम संख्या ले लेंगे, उससे विभाजित करके देखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब नियमता तो ये एलसीएम का प्रश्न था ना, लेकिन देखो जनरल मेंटल एबिलिटी से हो गया। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आप सिर्फ अपने दिमाग की और एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक क्षमता का प्रयोग करिए, आप बड़े आसानी से सीसेट पास हो जाएंगे। बस धैर्य बनाए रखना, धैर्य छूटा संसार छूटा। अब देखिए इसे ध्यान से पढ़िए। पानी से भरे हुए एक बर्तन का भार 40 किलोग्राम है, ओके, कोई बात नहीं। बर्तन का भार 40 किलोग्राम है, वो पानी से भरा हुआ है, यानी इस 40 किलोग्राम में बर्तन का भार भी है और पानी का भी है। ध्यान देना बच्चा, यही कह रहा है ना। हम बिल्कुल इसको मैथमेटिक्स स्टाइल में, जनरल मेंटल एबिलिटी स्टाइल में सॉल्व करेंगे। यदि यह 1/3 भरा हुआ हो, 1/3 का मतलब बर्तन तो वही रहेगा, पानी 1/3 होगा ना। जब पानी 1/3 होगा तो जो 1/3 पानी का वजन होगा वो, और बर्तन का वजन दोनों जोड़ के कितना हो जाता है 20 किलोग्राम। तो खाली बर्तन का भार क्या है, अब इसको दिमाग से लगाएंगे। अब जो 1/3 भरा होने पे, यानी 1/3 भरा होने पे 20 किलोग्राम है, यानी इस 20 किलोग्राम में बर्तन भी है, बर्तन है प्लस 1/3 पानी है। कितना 1/3, यही तो कह रहे हैं ना।
इसका मतलब यही हुआ। अब हम मान लेते हैं कि बर्तन का भार 10 किलोग्राम है, तो इस 20 में अगर 10 जो है बर्तन है तो 1/3 पानी कितना होगा, 10 केजी का। इसका मतलब यही हुआ ना, अगर हम बर्तन का भार 10 मान लें तो इस 20 केजी में 10 बर्तन हो गया और 10 का पानी हो गया। इस हिसाब से इस 40 में 10 का बर्तन हो गया और पानी कितने का हो गया, 30 का, और 30 का 10 क्या है, 1/3। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा, ज्यादा देर क्लास नहीं चलेगी, आप एकदम निश्चिंत रहिए। और ये सारे प्रश्न यूपीएससी के हैं, प्रीवियस ईयर के, कहीं से कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर के हैं। और मैं आपको सिर्फ इसलिए प्रीवियस ईयर करा रहा हूं कि देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर पेशेंस हो, माइंड पॉजिटिव हो, आप अंदर से खुश हो, तो बड़े आसानी से सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। देखिए इसका भी आंसर आएगा। एक पंक्ति में 6 व्यक्ति हैं, ठीक है। एक अन्य व्यक्ति को उनमें से 3 व्यक्तियों से इस प्रकार हाथ मिलाना है कि वह 2 क्रमागत व्यक्तियों से हाथ नहीं मिलाएगा, ठीक। ऐसे कितने भिन्न संयोजन में हाथ मिलाया जा सकता है। ये देखो मैं व्यक्ति खड़ा कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6, और व्यक्ति आप हो, आप यहां आए, आपको इनमें से 3 व्यक्तियों से हाथ मिलाना है, पर जस्ट बगल वाले से आप हाथ नहीं मिला सकते। उसने सिर्फ बगल वाले से हाथ मिलाने के लिए मना किया है। अब इस तरह की कितनी कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन हो सकती है आप 1 से हाथ मिलाएं, 3 से हाथ मिलाएं और 5 से हाथ मिलाएं, यानी 1 3 5 से आप हाथ मिला सकते हैं। क्या है, डिस्टेंस है ना, इनके बीच डिस्टेंस है ना, गैप। दोबारा आप क्या कर सकते हैं, आप 1 से हाथ मिलाएं, 3 से हाथ मिलाएं और 4 5 से न करके 6 से हाथ मिला लें। यह भी संभव हो सकता है। तीसरी कंडीशन, आप 1 से मिलाएं, 2 और 3 से न मिलाएं, 4 से मिलाएं और 6 से मिला लें, तब भी देखो अलग अलग हो रहे। आखिरी कंडीशन, 2 से हाथ मिलाए, 4 से हाथ मिलाए, 6 से हाथ मिलाए। देख लीजिए, बस यही 4 बनेंगे बेटा, और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके लिए आपको कहीं प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का दरवाजा खटखटाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और जहां आवश्यकता पड़ेगी वो प्रश्न इस लेवल का होगा कि जैसे कहते हैं ना, जो मैथमेटिक्स के विद्वान होंगे ना, उन्हें भी हल करने में पसीना आएगा। तो आपका नेचर सीसेट को क्वालिफाई करने का है, और सीसेट वो लोग क्वालिफाई करते हैं जिनके जो अपनी एनालिटिकल एबिलिटी रखते हैं। इसलिए एनालिटिकल एबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्वालिफाइंग द सीसेट। चलिए आगे देखते हैं। ये भी एकदम आसान है। एक परीक्षा में P ने Q से 40 अंक अधिक पाए, यानी P जो था वो Q से 40 नंबर ज्यादा पाया, ठीक है। यदि Q ने P से 10% कम पाए, यानी Q P से 10%, 10% 10% का मतलब क्या होता है, 10 मतलब 10% का मतलब क्या होता है, पर माने 1, सेंट मीन सैकड़ा, सेंचुरी। तो प्रतिशत हमेशा किस पे होता है, 100 पे। यानी जो 40 का गैप है ये कितने के बराबर है, 10% के। और परसेंट होता कितने का है बेटा, 100 का ही तो होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो 10% इज इक्वल टू 40 के, तो 1% होगा 40/10 के, यानी कितना हो गया 4। तो 100% कितने के बराबर होगा, 100 इंटू 4 इतना आ गया 400। अब पूछ रहा है Q ने कितने अंक प्राप्त किए, तो 400 होगा तो P पाएगा 400
और Q कितना पाएगा, 40 नंबर कम तो कितना पाएगा, 360। ठीक है बच्चा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो इसी से मिलता जुलता एक मैं और आपको देता हूं। ये सब बिल्कुल दिमागी गेम से है, सब कुछ दिमाग का गेम है ना। जब एक धाविका किसी दौड़ में 12 किलोमीटर की दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही थी, तब उसे यह बताया गया कि उसने दौड़ का 80%, 80% का मतलब हुआ बेटा कि जैसे ये देखो, प्रतिशत मतलब क्या होता है, सब कुछ 100 पर। जिंदगी में मंत्र सीख लो, परसेंटेज मींस पर सेंचुरी। प्रतिशत का मतलब एक सैकड़े पे, सारी दुनिया सैकड़े पे ही है। 80 का मतलब हुआ कि 20, अब ये 5 हिस्सों में बट गया तो कितना हुआ, 20-20 का ही तो हुआ, 20-20% हुआ, यही हुआ ना। अब कह रहा है वो ये जो हिस्सा है वो कितने के बराबर है, 12 किलोमीटर के, तो पूरा कितने का होगा, ये 4 हिस्सा है, अगर 12 के बराबर है तो इसका मतलब एक हिस्सा कितने के बराबर रहा होगा, 3 के, तो टोटल कितना हो गया, 15। एक तरीका ये हुआ। दूसरा आप ऐसे लिख सकते हो, 80% इक्वल टू 12, है ना, तो 1% इक्वल टू 12/80, तो 100% इक्वल टू 100 इंटू 12/80, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। यानी जो मैथमेटिशियन है वैसे कर सकते हैं, जो कुछ नहीं आता, जो ऊपर वाले पे आधारित हैं, वो ऐसे कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये देखो, किसी परीक्षा में ए ने 20 से अधिक अंक प्राप्त किए, यानी ए जो अंक पाया था बी से कितना ज्यादा पाया था, 20 अंक, है ना। और यदि बी ने 5% कम अंक प्राप्त किए हों, यानी ये जो 20 अंक है ये कितने परसेंट के बराबर है, 5% के, तो 5% इक्वल टू 20, तो 1% इक्वल टू 20/5, तो कितना आ गया, 4। तो परसेंट तो 100 का ही होता है ना, तो 100 इंटू 4 इक्वल टू 400। इसका मतलब हुआ बेटा कि ए के मार्क्स होंगे 400 और इसके 20 कम हो गए तो कितने होंगे, 380। किसका पूछ रहा है, बी का। बी ने कितने अंक प्राप्त किए, तो 380। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बस अब 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। ये देखिए, किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए। ये वो विद्यार्थी देखें जो बेचारे एकदम भयभीत रहते हैं बेसिक न्यूमरेसी से। ये मैंने लिखा 40%। मान लीजिए कि उसे 30 नंबर मिला, ठीक है, वो बेचारा 30 नंबर बड़ा संघर्ष करके अपने जीवन में पाया, तो पता चला कि वो 30 नंबर से ही फेल हुआ है, यानी 30 तो उसके पास ऑलरेडी है। जैसे समझो कि किसी सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने के लिए उसके जेब में टिकट वैल्यू का 40% होना चाहिए। अब आपके पास 30 रुपए है, आप जाके करो भाई साहब दे दो, भाई साहब दे दो। वो कह रहा नहीं भाई साहब, आपके पास 30 रुपए कम है। इसका मतलब आपके पास कितने होने चाहिए थे, कितने होने चाहिए थे, 60। इसका मतलब तो यही हुआ। यदि 40% बराबर 60 के है तो 1% किसके बराबर होगा, 60/40 के। चूंकि मामला परसेंट का है तो 100 पे ही आएगा, तो 100% किसके बराबर होगा, 100 इंटू 60/40। कितना हो गया बच्चा, 150। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब अगली दुनिया पे चलते हैं।
ये देखिए, ये प्रश्न मैंने विशेष तौर पे आपके लिए डलवाया है। पहली बात, इतना बड़ा प्रश्न देख करके ना सेकंड मीटिंग गर्मी बहुत होती है। एग्जाम में क्या होता है सेंटर हॉल पे जहां पेपर देते हैं, गर्मी इतनी होती है कि पसीना कहता है हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, और दिल और दिमाग क्या कहता है, यार थोड़ा सा जीने दो। तो उस प्रेशर में जब इतना बड़ा प्रश्न देखते हैं ना कि नोट ही नोट है, भुगतान हो रहे हैं, कई लोग इतनी ज्यादा नोट देख करके घबरा जाते हैं कि ऐसा ना हो कि इनकम टैक्स वाले रेड करने आ जाए। तो आपको घबराने नहीं, प्रश्न पढ़ना। 1840 के एक बिल का 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों में भुगतान किया जाता है। कुल मिला के 50 नोट ही काम में ले सकते हैं आप, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। जिन विद्यार्थियों ने मेरी कभी क्लास ली उनको याद होगा कि जब हम एनालिटिकल एबिलिटी शुरू करते हैं, जहां पर पजल बताते हैं, तो वहां बताते हैं कि 20 रुपए का 20 सामान ही खरीदना है ना, 25 पैसे का मोबाइल, 50 पैसे का टैब और 5 रुपए की स्कूटी या कार। तो कहते हैं ना 20 रुपए में 20 सामान लेना। उसने कहा 50 नोट ही आप काम में ला सकते हो। इंपॉर्टेंट वो नहीं था। अब देखना क्या इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा। फिर कहता क्या है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन से सही नहीं है ये जानना जरूरी है। अब देखो, 50 वाले अगर हम 25 नोट लेंगे तो 1250 रुपए हुआ, है ना। इसके बाद अब हम केवल 25 नोट और ले सकते हैं। तो मान लिया हमने 20 वाले 25 नोट ले लिए, तब भी कितना होगा, 500 ही, यानी ये भुगतान नहीं हो पाएगा। तो पहला गलत। दूसरा, 20 रुपए वाले 35 नोट लेंगे तो 35 दूना 70, 700 रुपए हुआ। और शेष भुगतान मान लिया 50 वाले में भी करते हैं, तो 50 वाली हम 15 नोट भी ले लेते हैं, 15 मान लिया, बची 15 ले लिया, तो 15 पचे 75, 750 हुआ, 700 ये। तो इससे भी नहीं हो सकता। 10 वाले 20 नोट, ठीक है, 20 नोट ले लिया, 200 रुपए हुआ। अब 30 नोट अगर हम 50 वाले भी ले लें तो 1500 रुपए हुआ। तो 1500 और ये 200 मिला के कितना हुआ, 1700, तब भी 1840 नहीं हुआ। तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी 1, 2, 3। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक तो प्रश्न पूरा पढ़िए, नहीं ऐसे छोटा सा दे देगा जो बाद में बहुत दर्द देता है। एग्जाम के बाद दर्द देगा, एग्जाम में नहीं पता चलेगा, है ना। तो जब एग्जाम देके बाहर आप निकलेंगे तो बड़ा पेन होता है। तो प्रश्न में हिम्मत बनाए रखें, प्रश्न को पूरा पढ़ें, जो पूछ रहा हूं वही सोचे। आपको ये लग रहा होगा सर इसमें कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, तो मैं कहां कह रहा हूं टाइम नहीं लगेगा। तो न से तो कुछ तो बेहतर है, तो आप कर लेंगे। ये देखिए, इसकी जगह मैं आपको, हाँ यही करिए, प्रश्न को एकदम आराम से पढ़िए बिना जल्दबाजी के। अब पूरा ध्यान से पढ़ना है। पी क्यू एक्स वाई जेड, याद रखना ये 5 हैं। पी है, क्यू है, एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है। कुछ नोटबुक खरीदी, संगत सूचनाएं नीचे दी गई। एक्स ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 8 अधिक नोटबुक जेड ने खरीदी, ठीक है। अब हमें एक्स का ही नहीं पता तो हम जेड का कहां ढूंढेंगे, पहले हम एक्स को देखते हैं। पी और क्यू ने मिलकर 21 नोटबुक खरीदी। पी ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 5 कम नोटबुक क्यू ने खरीदी। अब देखना, पी से क्यू ने 5 नोटबुक कम खरीदी और दोनों ने मिलकर कितना खरीदा, 21। तो 21 में से पहले 5 घटा दो तो 16 हुआ। इसका मतलब 13 इसने खरीदी और 8 इसने खरीदी। इसका मतलब ये हुआ ना, पी और क्यू ने मिलकर के टोटल 21 खरीदी और क्यू पी से 5 कम है तो ये 8 हो गया, ये 13 हो गया।
दिमाग से ही करना है। एक्स और वाई ने मिलकर कुल 28 नोटबुक खरीदी। कितना? 28। एक्स ने जितनी नोटबुक खरीदते उससे 5 अधिक नोटबुक पी ने खरीदी। पी ने 5 अधिक नोटबुक खरीदी, यानी पी का कितना है? 13। यानी एक्स ने कितने खरीदे होंगे? 8। तो एक्स ने खरीदा है 8 और वाई ने खरीदा है 20। इसका मतलब यही हुआ ना। अब एक बात और, ऊपर चलिए। एक्स ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 8 अधिक नोटबुक जेड ने खरीदी। तो जेड कितना खरीदेगा? 16। अब सबको नोटबुक जोड़ देना है। जोड़ने के बाद 40 से गुणा कर देना है और सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कराने की आवश्यकता मैं नहीं समझता, अब आप इसको कर लेंगे। ठीक है। एक विषाद यानी शतरंज बोर्ड पर एक सीधे पथ की लंबाई में विकर्णों पे 6 क्रमागत वर्गों को कितने विभिन्न प्रकार से चयनित किया जा सकता है? सुनने में लगता है दिस इज क्वेश्चन रिलेटेड टू द सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बट ऐसा कुछ नहीं है। शतरंज की विषाद इस पे टोटल होते हैं 64। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये बेटा बन गया शतरंज की विषाद। अब इस पे कह रहा है विषाद पर विकर्ण में, यानी ये विकर्ण है, इन पे 6 क्रमागत वर्गों का चयन करना है। 6 क्रमागत यानी जो क्रम में हो। तो कितने तरीके से हो सकता है ये देखिए। यहां आप लिख दो A B C D E F G H, है ना। यहां लिख दो आप 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कह रहा है चयन करो। चलिए इनका चयन करते हैं। कितने लेने? 6। 1 2 3 4 5 6, यानी A B C D E F। एक तो ये हो सकता है। दूसरा A को छोड़ दें तो B C D E F G, ये हो सकता है, ये भी क्रमागत होंगे। तीसरा C D E F G H। तो 3 तरीका इधर से हो गया और 3 तरीका इधर से हो गया। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7 और 3 4 5 6 7 8। तो 3 इधर से 3 इधर से, 6। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बड़े आसानी से आप टैकल कर सकते हो। ये देखिए, ये भी बिल्कुल उसी अंदाज में आप कर सकते हो। 90 प्रश्नों वाली एकदम ऑप्शन से करेंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक घटाए जाते हैं। सभी 90 प्रश्नों को उत्तर देने वाले एक विद्यार्थी को कुल 387 मार्क्स मिले। तो गलत उत्तरों की संख्या कितनी थी, यानी उसने गलत उत्तर कितने की। आपको अगर सीधे सीधे नहीं आता, एक्स मान के नहीं आता, वैसे भी मैं बता दूं, मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि जीवन में और मैथ में दोनों जगह एक्स से जितनी दूरी हो तो बेहतर होगा। तो आप एक्स ना मानो, आप सीधा ऑप्शन पे आओ। पहला ऑप्शन ही हमने ले लिया 9। टोटल प्रश्न कितने हैं? 90। अगर आपने 90 क्वेश्चन किए, उसमें से 9 गलत हो गए तो सही कितने हुए? 81। और प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको नंबर कितने मिलेंगे? 5। तो टोटल आपके नंबर हो गए 405 सही वाले। अब चूंकि आपने 9 गलत किए हैं तो गलत के कितने अंक कटते हैं? 2 अंक, यानी 18 अंक अब आपके कटेंगे। किसमें से? 405 में से।
तो 18 घटाइए, टैली कर गया 387। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर ऐसा ना होता तो हम दूसरा ऑप्शन लेते। यानी कुछ न करने से बेहतर है कि आप कुछ करो। और ये रहा आपका आखिरी प्रश्न। राकेश और राजेश ने एक साथ मिलकर के 10 गेंद और 10 रैकेट खरीदे। राकेश ने 1300 रुपए खर्च किए और राजेश ने 1500, तो कुल मिला के हो गया 2800 रुपए खर्च हो गए। ठीक है, यदि और रैकेट कितने हैं, 10 रैकेट लिए हैं और 10 गेंद हैं, यानी ये रैकेट है और ये गेंद है। कह रहा है प्रत्येक रैकेट की कीमत एक गेंद की कीमत से 3 गुनी थी। यानी अगर गेंद 1 रुपए की थी तो रैकेट 3 रुपए का था, गेंद 100 रुपए की थी तो रैकेट 300 रुपए का था। कह रहा है तो एक रैकेट की कीमत क्या होगी। और याद रखना 10 गेंद 10 रैकेट में 2800 रुपए खर्च हुए। अगर हम मान लें कि एक रैकेट की कीमत 70 रुपए, तो 70 का 1/3 दशमलव में होगा, तो 70 तो ऐसे भी मैदान से बाहर हो गया। अगर मान ले रैकेट की कीमत 90 रुपए, तो 10 रैकेट 900 रुपए का हुआ और 90 रुपए रैकेट है, तो गेंद कितने की हुई, 30 रुपए की, तो 10 गेंद कितनी हुई 300 की, तो 9 3 1200 रुपए ही तो हुआ। तो ये भी गलत। अगर 210 रुपए का रैकेट है तो 10 रैकेट लेंगे तो कितने का पड़ेगा, 2100 का। और 210 का रैकेट है तो गेंद कितने की होगी, 70 की, तो ये कितने की हो गई, 700 की। है कितना आ गया, 2800। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये हमारा आंसर हो।